इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4 या फिर लास्ट बोल लो, ठीक है, पहुंच गए लास्ट तक। ये 3 पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। इसमें सारी बातें पढ़ेंगे, इसमें 8 टॉपिक्स हैं, ये सारे हम स्टडी करेंगे। डन, करें स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीसी करंट एंड एसी करंट। सुनो देखो, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, जो हम पहले जो पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, उसमें हम डीसी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? डीसी की, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब जो हम इस पार्ट 4 में करेंगे, ये एसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एसी की बात करेंगे, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डीसी। डीसी तो हम पढ़ ही चुके हैं। डीसी में बैटरी का साइन ऐसा होता है, ये किसका साइन है? बैटरी का। डीसी में अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी वाले केस की बात कर रहे हैं, तो उसमें बैटरी का साइन ऐसा होता है। यहाँ पे बैटरी का साइन ऐसा होता है, ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, इस साइन के साथ। यहाँ पे डीसी में ना, जो इसकी ईएमएफ होती है, बैटरी की जो ईएमएफ होती है, बैटरी की जो ईएमएफ होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। डीसी की अगर बात कर रहे हैं, डीसी के केस हम अगर पढ़ रहे हैं, तो उस केस में बैटरी की जो ईएमएफ होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अगर ईएमएफ कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट होएगा। कांस्टेंट होएगा ना। डीसी में वोल्टेज भी कांस्टेंट होती है, करंट भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू दे दी 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 2 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 एम्पियर। V अपॉन आर करेंगे, क्या आएगी? 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 5 एम्पियर ही रहेगी। इसमें से जो करंट चलेगा वो 5 एम्पियर का ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये करंट की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? ये थी डीसी के बारे में। इसका फिर ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ दोनों का ही, वोल्टेज का पूछे तो भी ये भी ऐसा जाएगा, ठीक है, और करंट का भी ऐसे बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वोल्टेज और आई का करंट, आई का ग्राफ, वोल्टेज और आई क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, तो ये ऐसे बनेंगे। क्लियर है? ठीक है। एसी, अब एसी की बात करते हैं। सुनो देखो, एसी के केस में क्या होता है? जो इसका साइन ऐसा होता है, इसकी बैटरी का साइन ऐसा होता है, और जो इसकी ईएमएफ होती है, वोल्टेज जो होती है, वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। कैसी होती है? वेरिएबल होती है। इसमें कैसी होती है? इसमें कांस्टेंट होती है, लेकिन इसमें वेरिएबल होती है। और जो इसकी वैल्यू होती है, इसके ईएमएफ की, वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, वो होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन के फंक्शन में ही वेरी करता है, ठीक है। एसी, ऑल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वोल्टेज होती है, ये इसकी बैटरी है। क्या है? एसी की क्या? ये बैटरी है। और इस केस में इसकी जो वोल्टेज ईएमएफ की बात करें, तो ये होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होती है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट भी साइन के फंक्शन में वेरी करता है। इसका करंट की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है। कैसा होता है ये? वेरिएबल। कैसा होता है? वेरिएबल। यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है, ये चेंज होता है, ये नहीं होता, ये कांस्टेंट ही चलता है, ये वेरिएबल है। क्लियर? जो इसका साइन वो साइन क्या? ग्राफ बनता है, ग्राफ। वो जैसे साइन वर्सेस थीटा ग्राफ बनता है, वैसे ही बनता है। साइन वर्सेस थीटा ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है। इस केस में भी इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से ये बढ़ते 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 मैक्सिमम, घटते घटते 0, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम। देखो, इसमें जो ये एसी करंट होता है एसी करंट होता है, ये एक बार तो ऐसे चलता है, एक बार ऐसे चलता है, ठीक है। एक बार ऐसे चलता है, एक बार ऐसे चलता है। जैसे मान लो घरों में जो आता है वो एसी आता है, घरों में जो आता है वो एसी आता है, जिसमें ये एसी चलते हैं, फैन चलते हैं। इसमें जो ये चलते हैं ना, एक बार ऐसे चलती है, एक बार ऐसे चलते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम देख नहीं पाते, लेकिन ये चलता है तो एक बार ऐसे चलता है और एक बार ऐसे चलता है। एसी में ऐसे ही होता है, ठीक है। कैसे चलता है? एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो इस केस में यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, ये तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। फिर यहाँ पे ये फिर 0 और फिर यहाँ पे ये
फिर मैक्सिमम, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ये एक साइकिल हो जाएगी पूरी यहाँ तक, क्या हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और करंट का भी ऐसा बनता है, ठीक है। करंट का ग्राफ भी कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है। यहाँ पे करंट की अगर एक साइकिल पूछ रहे तो ये भी यहाँ तक, ये एक साइकिल हो जाती है, एक साइकिल। क्लियर है। इसमें भी करंट पहले बढ़ेगा, फिर जीरो, यहाँ पे जीरो होता है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो, फिर ये बढ़ेगा, क्योंकि दो बार चलेगा ना ये, दो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स करेगा ये। फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे फिर से जीरो, फिर यहाँ पे फिर से मैक्सिमम। क्लियर। एसी के बारे में बात थी, अब एसी को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक बातें थी कि इसका सिंबल क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, ग्राफ कैसे बनते हैं, ये तो बेसिक सी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सुनो, देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी सुनो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज और 50 साइकिल्स पर सेकेंड। जो एसी की जो वोल्टेज होती है, एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की होती है 50 हर्ट्ज। कितनी क्या होती है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि देखो, जो ये पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट जहां से मतलब पूरी सारी बिजली आती है, ठीक है, पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, जहां से पूरे शहर में जाती है, हाँ, तो वहां पे टरबाइन लगे होते हैं। टरबाइन होता है, वो घूमता है, उससे बनती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोड्यूस होती है, कुछ भी बोल लो। तो वो घूमते हैं, तो वो एक सेकंड में अपनी 50 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं, 50 साइकिल। तो उस केस में यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। मतलब वो सुना ही होगा यार, कहानियों में पहले भी सुना ही होगा कि वो घूमता है, उससे पानी से बिजली बनती है ना। तो वो टरबाइन कहते हैं उसे, टरबाइन, और वो घूमता है ना, तो वो एक सेकंड में 50 साइकिल 50 साइकिल्स अपनी कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी, एसी वोल्टेज की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है 50 हर्ट्ज इंडिया में, ठीक है। तो ये 50 हर्ट्ज बोल लो या फिर 50 साइकिल पर सेकंड बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है। मैक्सिमम वोल्टेज इन आवर हाउसेज इज 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। जो इंडिया की बात है, देखो हर कंट्री की अलग अलग वोल्टेज होती है, मैक्सिमम वोल्टेज हर कंट्री की अलग अलग होती है। इंडिया की जो बात करें, इंडिया में जो है वो मैक्सिमम है 311 वोल्ट। क्या है, 311 वोल्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज यही होती है, ठीक है। हाँ, पूरे इंडिया की, पूरे इंडिया की, ठीक है। मैक्सिमम क्या होती है, 311 वोल्ट, ठीक है। बातें याद करनी है। All electrical appliances in our houses are made in such a way that they can work only when AC voltage is applied across them. इसका मतलब यही है कि जो हमारे घरों में आता है वो एसी आता है। क्या आता है हमारे घरों में, एसी आता है। देखो इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर, इन्वर्टर पता ही होगा, वो एसी करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है डीसी की फॉर्म में। मतलब वो एसी को लेता है, डीसी की फॉर्म में लेता है, एसी करंट आता है, डीसी की फॉर्म में ले लेता है, स्टोर करके रखता है, फिर हमें देता तो एसी की फॉर्म में है। क्योंकि जो हमारे ये चलते हैं सारे डिवाइसेस जो ये चलते हैं, ये एसी पे ही काम करते हैं, सारे एसी पे काम करते हैं, फैन, कूलर, ये एसी, कुछ भी हो, ठीक है। ये किस पे काम करते हैं, एसी पे ही काम करते हैं। इन्वर्टर स्टोर करके रखता है डीसी की फॉर्म में, हमें देता है एसी की फॉर्म में, क्योंकि ये सारे एसी की फॉर्म में काम करते हैं, डीसी में नहीं करते, डीसी की फॉर्म में काम नहीं करते, ठीक है। और जो पावर प्लांट से आता है वो भी एसी की फॉर्म में ही आता है। तो आपको ये तीनों बातें याद करनी है कि ये एसी की फॉर्म में आता है, 311 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होती है ये, और इसके जो फ्रीक्वेंसी है, एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर। ये बातें तो हम कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सुनो देखो, जो इसमें करंट की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें वोल्टेज की वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होती है,
वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो इस साइन ओमेगा के टी जो साइन ओमेगा टी के जो आगे होता है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, इसका मतलब है जो ये आई नोड है ना, इसकी क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट की क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। जो ये साइन ओमेगा टी के जो आगे लगा होगा वो क्या होती है, हमेशा ही पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई की बात कर रहे हैं तो करंट, और यहाँ पे ये वी नोड लगा हुआ है तो ये है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देखो अगर एवरेज निकालना है, एवरेज करंट मतलब एक साइकिल का एवरेज करंट, एक साइकिल की एवरेज करंट की बात करें तो वो जीरो होता है, वोल्टेज भी जीरो होता है। कैसे होता है, सुनो देखो, एक बार करंट ऐसे चलता है, एक बार करंट ऐसे चलेगा, है ना, एक बार करंट ऐसे चलता है, एक बार करंट ऐसे चलेगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो ही होएगा, क्योंकि एक बार ऐसे पास हो गया, एक बार ऐसे पास हो गया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एक साइकिल की बात करें तो एक बार तो ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाता है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो ही होगी। क्लियर है, ठीक है। अगर हाफ साइकिल की बात करें तो ये होता है 2 बाय पाई आई नोड। देखो ये आता कहां से है, सुनो देखो ये आता यहाँ से है। आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई टी होती है, क्यू बाई टी होती है ना, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो आई डी टी, इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, जीरो से लेके हाफ साइकिल यानी पाई बाय ओमेगा। एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल की। तो हाफ साइकिल में हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके पाई बाय ओमेगा तक करेंगे, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर दो यहां से, ये तो क्यू था, टी तो ये होगा ओमेगा पाई बाय ओमेगा, इसे सोल्व करोगे तो यही आता है 2 बाय पाई आई नोड, यही आएगा। ये थोड़ा हिंट दे दिया कि आता कहां से, इसे सोल्व करके देख लेना, यही आएगा, यही आएगा। तो हाफ साइकिल का अगर करंट की वैल्यू पूछे, हाफ साइकिल के केस में एवरेज करंट की वैल्यू पूछे तो वो होता है 2 बाय पाई आई नोड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ये मतलब होता है, किसका मतलब होता है, ये आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू भी लिख सकते हो, वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये आई नोड को किससे डिवाइड कर दो, रूट टू से डिवाइड कर दो, आई नोड बाय रूट टू। और एमएस का मतलब होता है मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई नोट स्क्वायर बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले याद ही कर लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नोट बाय रूट टू, क्या होता है इसका, आई नोट बाय रूट टू, और इसका होता है आई स्क्वायर बाय 2। आरएमएस क्या होता है ये मैं बताऊंगा, पहले ये याद कर लो। इस केस में सेम है, आई की जगह वी रख दो, और यहाँ पे भी आई की जगह वी नोट रख दो। यहाँ पे आई नोट की बात कर रहे थे, मतलब इसकी जो करंट की पीक वैल्यू उसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे जो वी की जो पीक वैल्यू है यानी कि वी नोट है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आई नोट की जगह वी नोट कर दो, और यहाँ पे वी नोट की जगह आई नोट कर दो, फॉर्मूला सेम ही है। इसमें भी सेम है, आई नोट की जगह क्या कर दिया, वी नोट कर दिया, ये भी सेम है, ठीक है, ठीक है। एक ही याद करना है। देखो आरएमएस पता है क्या होता है, सुनो देखो, आरएमएस का मतलब क्या होता है, एसी करंट। एक साइकिल में जो एसी करंट जितनी जूल हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, एक साइकिल में जो एसी करंट है वो कितनी जूल हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, हम कितना कांस्टेंट करंट करें, कितना कांस्टेंट करंट दे कि उसकी सेम वैल्यू आ जाए। जो एसी करंट जूल हीटिंग कर रहा था ना, हम कितना कांस्टेंट करंट
दे, कितना कांस्टेंट करंट दे कि जो जूल हीटिंग एसी करंट कर रहा था वो सेम आ जाए, तो उस कांस्टेंट करंट को बोलते हैं आरएमएस ऑफ एसी। समझ में आया? सुनो देखो, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो ना डेली अलग अलग पैसे कमाता है। मान लो आज कमाए 100, कल कमाए 120, 140, 90, 50, फिर 100, फिर 120, 150, 130 ऐसे कमाता है। मतलब फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कुछ भी कमाता है। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल एक मंथ में उसने कमाए 1800 रुपए। कितने कमाए? 1800 रुपए। ठीक है, हो गया। एक दूसरा पर्सन है, वो डेली का कितना कमाए कि उसका भी जो मंथ में जो उसकी मंथ की जो इनकम आ जाए, टोटल इनकम आ जाए, वो 1800 आ जाए। एक बंदा कमा रहा है जिसका डे का पता नहीं, वो कि कितना कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता हमें, बस ये पता है आज इतना कमाया 100, कल इतना कमाया, कल इतना कमाया, बट जो मंथ में जो उसके पास जो आया, टोटल आया, वो 1800 है। दूसरा पर्सन डेली का कितना कमाए, कांस्टेंट वैल्यू कितनी कमाए कि 1800 ही आए, तो कितनी कमानी पड़ेगी? 60 ना। 60 ही क्या उसका आरएमएस, कांस्टेंट वैल्यू आरएमएस क्या होगी? 60 ही होगी, तभी तो 1800 होएगा। 60 इंटू 30 करेंगे तो 1800। तो उस जो दूसरा पर्सन है उसे डेली का कितना कमाना पड़ेगा? 60 कमाना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू 60 कमाना पड़ेगा। यही तो है, ठीक है, आरएमएस इसे बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये सारी बातें याद करनी है, ये सारी बातें क्या करनी है? याद करनी है, इसका क्वेश्चन में यूज है, ये याद करनी है ये करंट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फेज एंगल एंड फेज डिफरेंस। सुनो देखो, फेज एंगल क्या होता है? जो साइन के साथ लगा होता है वो फेज एंगल होता है। ये फेज एंगल है, ठीक है, ये साइन के साथ ये लगा हुआ है तो ये पूरा फेज एंगल है। ठीक है, फेज एंगल ये होता है। देखो यहाँ पे फेज एंगल क्या है, वोल्टेज का अगर बात करें तो क्या है? ओमेगा टी है। क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी है यहाँ पे इसका फेज एंगल। और इसका आई का करंट की बात करें तो करंट का फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस 5/2। देखो डिफरेंस ले लो, डिफरेंस डिफरेंस ये होता है डेल्टा फाइव। डिफरेंस लेंगे तो 5/2 ही बचेगा, क्योंकि ओमेगा बाई टी तो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचेगा? 5/2। यानी कि क्या है, इसमें करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा यानी करंट लीड्स वोल्टेज, ये करंट लीड करेगा वोल्टेज को। जो वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर वोल्टेज ज्यादा होता तो वोल्टेज लीड करता करंट को, लेकिन अगर करंट की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो ये 5/2 आया है। तो ये देखो, इसमें तो सिर्फ ओमेगा टी है, इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ। तो इस केस में क्या है? करंट ज्यादा है। अगर करंट ज्यादा आ रहा है तो ये करंट लीड करेगा वोल्टेज को। कितने से लीड करेगा? 5/2 से। फेज एंगल कितने फेज एंगल से लीड करेगा? 5/2 से। अगर वोल्टेज ज्यादा होता तो वोल्टेज लीड करता, यहाँ पे करंट ज्यादा है तो करंट लीड करेगा। करंट किसे लीड करेगा? वोल्टेज को। फेज एंगल कितने फेज एंगल से करेगा? वो करेगा 5/2। 5/2 के फेज एंगल से लीड करेगा करंट वोल्टेज को। ठीक है, और जो कम होता है, जिसकी वैल्यू कम आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम है ना, आई की ज्यादा वोल्टेज की कम है, तो इस केस में जिसकी वैल्यू कम आती है वो लैग करेगा, लैग करेगा। और फेज एंगल कितने से करेगा? 5/2 से करेगा। अगर लीड कर रहा है तो भी फेज एंगल सेम ही रहेगा, और अगर लैग कर रहा है तो भी फेज एंगल तो दोनों में सेम ही रहेगा। अगर लीड 5/2 से कर रहा है तो लैग भी 5/2 से ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि आई क्या करेगा? लीड करेगा वोल्टेज को बाय द फेज एंगल ऑफ 5/2, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या करेगा? लैग करेगा बाय द फेज एंगल ऑफ 5/2। ठीक है, करंट ही क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि करंट क्या है? ज्यादा है वोल्टेज से, और वोल्टेज कम है करंट से। क्लियर? ठीक है, ये बातें याद करनी है। ठीक है, ये दोनों पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जितने भी जो सारे ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्लाइड है, ये सारी पता होनी चाहिए। ठीक, देखो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, इसका जो फेज एंगल है वो कितना है? ओमेगा टी। इसको पहले साइन की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि दोनों की अगर हम बात करेंगे, वोल्टेज की बात कर रहे हैं और करंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइन में ही होने चाहिए, साइन में ही होने चाहिए, साइन की फॉर्म में ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कोज है, तो इसमें क्या करेंगे? ओमेगा टी प्लस 90 करते हैं,
साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, यही करेंगे। तो यहाँ से ही आ जाएगा, ये वोल्टेज की वैल्यू ही आ जाएगी। पाई/2 इसमें ऐड होएगा। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और यहाँ पे ये ओमेगा टी है, यहाँ पे पाई/2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है। तो छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है इसमें, इसमें ये वाला आई करंट क्या है, छोटा है, और वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। इसमें इसका तो फेज एंगल, जो करंट का फेज एंगल है वो ओमेगा टी है, लेकिन जो वोल्टेज का फेज एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई/2। यानी कि डिफरेंस में क्या आएगा, पाई/2 आएगा। यानी बड़ा कौन सा है, वोल्टेज बड़ा है। बड़ा कौन है यहाँ पे, वोल्टेज। तो वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा किसे, करंट को, बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। जो ये डिफरेंस आता है उस एंगल से लीड करता है। और लैग कौन करेगा, यहाँ पे करंट लैग करेगा बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। वोल्टेज लीड्स करंट बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2 एंड करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई/2। इस केस में करंट कम है इसलिए करंट लैग करेगा, और वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा। किसे लीड करेगा, करंट को, किस एंगल से, बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। और जो लैग करेगा वो भी बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। पीछे क्या था, करंट ज्यादा था तो इसलिए वो लीड कर रहा था, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा। यही है, जो ज्यादा है वही लीड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों सेम है, सेम ही है, इसका फेज एंगल ओमेगा टी, इसका फेज एंगल ओमेगा टी, फेज डिफरेंस 0, तो दोनों का फेज सेम है, तो यहाँ पे कुछ कोई लैग नहीं करेगा, कोई लीड नहीं करेगा, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये जीरो ही आ रहा है ना यार, डिफरेंस 0 आ रहा है, तो कौन से फेज एंगल से लीड करवाओगे, कौन से फेज एंगल से लैग करेगा, नहीं करेगा। दोनों का अगर फेज एंगल सेम है, दोनों का फेज एंगल अगर सेम है, करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज का अगर फेज एंगल दोनों का सेम है, तो इस केस में फेज डिफरेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी किसी को लीड नहीं करेगा, कोई भी लैग नहीं करेगा। क्लियर, ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। ये 3 केस कर लिए हमने, तीनों केस पता होने चाहिए। अगर आई ज्यादा है, अगर आई ज्यादा तो आई क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। वोल्टेज कम है, आई ज्यादा तो वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो वोल्टेज लैग करेगा, लैग बिहाइंड द फेज एंगल, लैग बिहाइंड द करंट, लैग बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। और अगर V ज्यादा है, I कम है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा करंट को बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2, और करंट क्या करेगा, लैग करेगा बाय द फेज एंगल ऑफ पाई/2। अगर दोनों सेम है तो कोई लैग नहीं करेगा, कोई लीड नहीं करेगा, दोनों का फेज सेम है, फेज डिफरेंस 0 आ रहे हैं। क्लियर, तीनों केस पता होने चाहिए। डन है, ठीक। एसी सर्किट्स, इसके ना 6 टाइप होते हैं। ये हम डीसी में तो पढ़ ही चुके हैं, आरसी, एलसी, आर सर्किट, ये सारे सॉरी आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, आरसी सर्किट, ये सारे डीसी में तो पढ़ चुके हैं। अब एसी में बात करते हैं। ठीक है, एसी में 6 टाइप के होते हैं, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, आरसी सर्किट, एल आर सर्किट और एलसीआर सर्किट। सारे पढ़ेंगे, सबकी 6 बातें हैं, इसकी 6 बातें हैं, इसकी 6 बातें, इसकी 6 बातें, इसकी 6 बातें, इसकी 6 बातें, इसकी 6 बातें हैं। 6 × 6 36 बातें टोटल। 36 बातें हमें माइंड में सेट करनी है। ठीक है, अगर वो 36 बातें सेट होगी, मस्त तैयार हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, देखो क्या क्या पता होनी चाहिए, वी शुड नो 6 थिंग्स अबाउट ईच सर्किट। 6 बातें हमें पता होनी चाहिए हर एक सर्किट के बारे में। वोल्टेज इक्वेशन एंड करंट इक्वेशन, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, पावर फैक्टर पता होना चाहिए, एवरेज पावर पता होना चाहिए, फेजर डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंस और इम्पेडेंस ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, आर सर्किट, सी सर्किट, ये इनका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि होता क्या है, कैसे क्या क्या चीजें इसमें क्या क्या होती है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन है। आर सर्किट, आर सर्किट, आर सर्किट के बारे में बात करते हैं। देखो, इफ V = V0 sin ओमेगा टी, अगर इसकी वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी है,
तो इस केस में आई की जो वैल्यू होती है वो आई की जो वैल्यू होगी वो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सुनो देखो, इसमें केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाएं, केवीएल लगाते हैं यहाँ पे, ये तो दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे इसके अक्रॉस बताओ कितना हो जाएगा, प्लस का वी नोड प्लस का वी नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस माइनस का आई आर इक्वल टू में 0, केवीएल लगा दिया, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वी नोड आई आर मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, आई आर इक्वल टू में वी नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। सुनो देखो, मैंने बताया था कि साइन ओमेगा टी के आगे जो लगेगा, साइन ओमेगा टी के जो आगे लगेगा वो हमेशा ही क्या होगी, पीक वैल्यू होगी। अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, हाँ करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट की पीक वैल्यू होगी। अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी। यही कहा था ना कि साइन ओमेगा टी के जो आगे लगा होगा, साइन ओमेगा टी के जो आगे लगा होगा वो हमेशा क्या होगी, पीक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वी नॉट बाय आर, ये यहाँ पे पीक वैल्यू, क्या है यहाँ पे पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू क्या थी, आई नोट थी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू में आई नोट साइन ओमेगा टी। तो अगर इसमें लूप में बात करें, इसकी वोल्टेज वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो इस केस में करंट होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आया कहां से, मैंने बता दिया, केवीएल लगाया है, क्लियर है, ठीक है। फेस डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बताया था ना कि अगर मान लो दोनों सेम है, देखो दोनों सेम ही है इस केस में, दोनों सेम कैसे है बताओ, इसका फेज डिफरेंस और इसका इसका फेज एंगल और इसका फेज एंगल दोनों का क्या है, सेम है, ओमेगा टी, तो दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज एंगल दोनों का सेम है, जो फेज डिफरेंस आएगा दोनों का वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा ना, 0 आएगा। तो डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। पावर फैक्टर 1, इसका जो पावर फैक्टर होता है, अगर आर सर्किट में बात करें, आर सर्किट में कोई ये पूछ ले कि आर सर्किट में पावर फैक्टर के बारे में बताओ, तो वो 1 होता है। 1 कैसे होता है, सुनो, इसका फॉर्मूला होता है कोस डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर निकालने का, फॉर्मूला होता है कोस डेल्टा फाई। देखो सुनो, कोस थीटा ये कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, डेल्टा फाई 0 है, डेल्टा फाई 0 पुट कर देंगे, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर निकालने का, क्या होता है, कोस डेल्टा फाई, ठीक है। 3 बातें हम कर चुके हैं। अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। आर सर्किट में डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस 0 होता है। अगर आर सर्किट में पावर फैक्टर पूछ ले, पावर फैक्टर होता है 1, मैक्सिमम 1, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, सुनो देखो, इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कोस डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला होता है। वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कोस डेल्टा फाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर निकालने का, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। कोस ये हमारे पास क्या है, 1 है,
ये कितना आया था, 1 आया था ना। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos डेल्टा फाई, और ये cos डेल्टा फाई कितना आया था, 1 आया था। पावर फैक्टर क्या हमारे पास 1 है, तो इस केस में जो पावर एवरेज पावर फाइंड करनी है, अगर आर सर्किट में एवरेज पावर बोल दे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। ठीक है, cos डेल्टा फाई कहाँ गया, क्योंकि ये 1 है, 1 है तो 1 तो नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखे चाहे ना लिखे मर्जी हमारी, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है, ये साथ में भी दे रखा है। फेजर डायग्राम, देखो इसका डायग्राम होता है, सुनो देखो कैसे होता है इसका डायग्राम। ये सी सर्किट आ जाएगा, दोनों अगर सेम ही है, दोनों सेम ही है तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही आएगी। इसका फेजर आर सर्किट का जो फेजर डायग्राम है वो ऐसे बनता है, इस तरफ ही आई नोड और इसी तरफ ही वी नोड। रेफरेंस हमेशा इसको ही मान के चलते हैं, जब तक गिवन नहीं है रेफरेंस इसको ही मान के चलते हैं। ठीक है, अगर फेजर डायग्राम कह दे आर सर्किट में तो ये ऐसे बनता है। अगर आई ज्यादा है, मान लो ये तो मैं आर सर्किट का बता रहा हूँ, मान लो अगर किसी केस में आई ज्यादा है वी कम है तो आई ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे वी नोड आ जाएगा, यहाँ पे आई नोड आ जाएगा। अगर आई कम है तो वी नोड इधर बन जाएगा और आई ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ मतलब कम है, ये नीचे की तरफ आएगा तो मान लो अगर ये ऐसा दे रखा है, इसमें से आपको ये वी नोड दे रखा है, ठीक है, और ये नीचे आई नोड दे रखा है और ये पूछ रहा है ये कम कौन सा है, तो यहाँ पे आई नोड कम है। अगर मान लो आई नोड ऊपर दे दे तो आई नोड फिर ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में रेफरेंस क्या है हमारा, यही है, वी नोड इधर रहेगा और आई दोनों अगर सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम है तो इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस सुनो देखो, रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला होता है वी पीक बाय में आई पीक। ये सारी बातें याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन में इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर ये नहीं पता कि रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी पीक बाय आई पीक होता है, अगर ये नहीं पता तो नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे थोड़ी आएंगे क्वेश्चन की रिएक्टेंस बताओ, वी पीक की वैल्यू गिवन है, आई पीक की वैल्यू गिवन है, आंसर रिएक्टेंस बताओ, ऐसे थोड़ी होएगा, ऐसे तो नहीं होएगा। क्वेश्चन के बीच बीच में यूज होएगा ना, इसको इसकी हेल्प होगी एक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। वी पीक क्या है हमारे पास, ये है वी नोड है, बाय में आई पीक क्या आया था हमारे पास, देखो क्या आया था, ये था ना, मैंने कहा था ना इसके साथ लगी हुई वैल्यू, इसके साथ आगे लगी हुई वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। तो वी नोट बाय आर, वी नोट बाय आर, इससे ये कैंसिल, आर रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, इसे एक्स आर बोल सकते हैं। सुनो देखो, ये सारी बातें थी आर सर्किट के बारे में, जो की सारी याद करनी है। क्वेश्चन में बोल देगा आर सर्किट है, अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता तो वो सोल्व नहीं होएगा। अगर आर सर्किट पूरा करना है तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको अगर पता है तो आपको आर सर्किट आता है। क्लियर? इनमें आर सर्किट में, आर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर सर्किट में क्या होता है, वी की वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू भी सेम होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे फेज डिफरेंस, आर सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका जो फेजर डायग्राम है वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, वी भी इस तरफ आई भी इसी तरफ, और रिएक्टेंस होता है आर। क्लियर? आर सर्किट डन है। अब बात करते हैं हम सी सर्किट की।